अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम पुरानी फिल्मों का रिव्यू देते हैं, उसकी रवायत को बरकरार रखते हुए आज हमारे साथ पहले भी कर चुके हैं प्रोग्राम फिल्म प्रोड्यूसर है, हमारे दोस्त भी हैं, फिल्म के शौकीन है सबसे बढ़ गई है। इनका तारुफ ये है कि ये फिल्में एक एक दिन में, अभी भी हम तो किसी जमाने में देखते थे, ये अभी भी दो दो तीन तीन फिल्में एक दिन में जाके देख आते हैं। आपने लव गुरु में भी सुना, दीमक में भी इनको सुना। आबिद मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर। जहीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मौका एक बार फिर दिया कि आपके साथ बैठकर एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म का रिव्यू किया जाए। जी बिल्कुल। आज नाजरीन हमारी फिल्म है उस्तादों के उस्ताद, जो कि 9 नवंबर 1990 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो जावेद फाजिल साहब थे, और इस फिल्म के राइटर जो थे वो सैयद नूर साहब थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में नदीम साहब, बाबरा शरीफ, जावेद शेख साहब, अदीब और हुमायूं कुरैशी, और एक और पुलिस वाला भी था, उसका नाम पता नहीं, हम वापस सबसे पूछेंगे अगर उनको आता है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने लेकिन उसके साथ जी जी। मैंने गौर नहीं किया पुलिस वाले का नाम क्या था, क्योंकि शक्ल कोई जानी पहचानी मुझे नहीं लगी उसकी। और मैंने फिर क्रेडिट्स में जी जाकर बिल्कुल। गौर नहीं किया पुलिस वाला, हालांकि वो मेन मेन जी रोल बिल्कुल, में है पुलिस वाला। ऐसे ही था बिल्कुल। और उसके साथ इसमें महनाज, हुमैरा चन्ना, तहसीन जावेद, ए नैयर और अखलाक अहमद ने सिंगिंग की थी, सिंगर थे इसके। 1990 में ये फिल्म जो है, कराची में अगर मैं बात करूं तो अफशा सिनेमा पर आई 9 नवंबर को ही 1990 को। आपके सामने इश्तहार आ रहा होगा 9 नवंबर का। और ये फिल्म जो थी ये 7 दिसंबर, 6 दिसंबर तक चली कराची में। 4 हफ्ते को इतना बड़ा इसका वो नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड। इसकी जगह जो फिल्म आई थी अफशा सिनेमा पर, जब उस्तादों के उस्ताद उतरी, तो आपके सामने इश्तहार होगा, उसका भी जेलर फिल्म थी, दाऊद भट्ट साहब की पंजाबी फिल्म, जिन्होंने वडेरा बनाई थी। उसके बाद अगर हम पिंडी की बात कर लें, तो जहां हमने ये फिल्म देखी थी, गुलिस्तान सिनेमा, यहाँ पे ये फिल्म आई, आपके सामने इश्तहार आ रहा होगा। और यहाँ पर भी इस फिल्म का हाल कुछ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्म थी वो 30 नवंबर तक चली। 30 नवंबर को यहाँ पे जंगबाज फिल्म आई, पंजाबी फिल्म का इश्तहार भी आपके सामने नजर आ रहा होगा। हम के पहले साहब आप कह दीजिएगा, मेरी अपनी राय है, कोई रोक टोक नहीं है, पूरी जुड़ियत है, अपना वो कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा है। तो सवाल पूछ लेता हूँ। फिल्म के बारे में बताया मैंने कि किस किस सैनमे में आई थी। सवाल मेरा ये है सर, आबिद मर्चेंट साहब आपसे, कि आपको उस्तादों के उस्ताद की कहानी कैसी लगी थी? अगर हम कहानी से शुरू करते हैं, फिर डायरेक्शन पे आते हैं, फिर उसके म्यूजिक पे आएंगे, फिर एक्टिंग पे आएंगे एंड पे। अच्छा, कहानी तो देखें, केपर कॉमेडी है ये। जॉनरा जो इसका है वो एक केपर कॉमेडी का जॉनरा में इसको लिया जा सकता है। और कहानी, मैंने तो ये फिल्म पहले नहीं देखी थी। जब कह रहे 1990 में आई थी, उस वक्त मैं 18 साल का था और मेरा ज्यादा शौक था उस वक्त हॉलीवुड की फिल्में देखने का। तो ये फिल्म मैंने सिनेमा में तो नहीं देखी थी, मैं तो पहली बार अब आपके कहने पर ये देखी। तो जरा बर्दाश्त मुश्किल से हजम हुई ये फिल्म मुझे। कहानी उस जमाने के हिसाब से चले कह सकते हैं ठीक है, लेकिन कहानी में फ्लॉज तो बहुत सारे हैं, जो आप भी शायद उसका आपने जो रीजन बताया कि फिल्म इतनी ज्यादा चली नहीं थी कराची में, शायद 4 हफ्ते और पिंडी में 3 हफ्ते चली हाँ थी। तो उस जी हिसाब से जी। हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में भी लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया था, और उसके रिजेक्शन के मल्टीपल जो है वो रीजंस होंगे, जिनमें से कहानी एक रीजन है। कहानी का जो सबसे बड़ा फ्लॉ हाँ जी। जो मैं कहूंगा, मैं इसकी आखिरी 20 मिनट से शुरू करूंगा कि आखिरी 20 मिनट फिल्म के इतने रश्ड है कि ये जो 2 घंटा 11 मिनट की फिल्म है, 1 घंटे 50 मिनट तक तो ये फिल्म एक डिफरेंट पेस पे चल रही है, और फिर आखिरी 20 मिनट में इसमें इतना कुछ हो जाता है, ठीक है, कि वो उस फिल्म की पूरी, मतलब लगता है कि जिसने भी स्क्रीन प्ले इसका लिखा था और बाद में जिसने इसको एग्जीक्यूट किया है स्क्रीन प्ले को सिनेमा के लिए, फिल्म जब बन रही होगी उस वक्त या एडिट के वक्त, तो उसने इतना रश्ड एंडिंग करी कि आखिरी 20 मिनट में इतना कुछ चेंज हो गया पूरी फिल्म में। नए कैरेक्टर्स भी आ गए, नई कहानी भी आ गई आखिरी 20 मिनट में। तो आखिरी 20 मिनट में जी हमें ये भी पता चल जाता है कि बाबरा शरीफ की एक ट्विन सिस्टर भी है। वो अचानक से कहीं से वो तो नमूदार। आखिर में मेरे ख्याल में वो हैप्पी एंडिंग वाला था चक्कर ना, तो सर, उन्होंने सिर्फ हैप्पी एंड एंडिंग, बिल्कुल ही हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश किया कि चले सर जावेद वो शेख को भी खुश हैप्पी कर देते एंडिंग हैं। शायद मेरा उन्नीस ध्यान सौ है। नब्बे 1990 में वो हैप्पी एंडिंग चल गई होगी, लेकिन आज के दौर में ये वाली एंडिंग अगर की जाएगी तो उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आएगा, स्पेशली लास्ट सीन का जो एक डायलॉग है, जब
नदीम साहब बाबरा शरीफ नंबर 1 के साथ खड़े हुए हैं, और वो जावेद शेख साहब को कहते हैं कि वो बाबरा शरीफ 2 जो उनकी ट्विन सिस्टर है, ये वो उनके लिए है। तो जावेद शेख एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई आपका जो है ना फर्मा बिल्कुल वही है, अगर फर्मे में डिफरेंस फरमा, होगा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये दिस इज रियली, मतलब डायलॉग 1990 में शायद चल गया होगा, लेकिन आज के दौर में अगर फिल्म में ये वाला डायलॉग आएगा तो इसमें काफी मसले आ सकते हैं। बड़ा ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन वाला डायलॉग है कि आप एक बिल्कुल को ये मेरे जहन में भी आया था। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह एक औरत को पता नहीं क्या समझा जा रहा है, और एग्जैक्टली एक हालांकि वो ऑब्जेक्ट मजाक के समझा जा रहा उसमें है, शायद। एक हाँ, औरत को बिल्कुल। एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है और उसको ऑब्जेक्टिफाई इस तरह से किया जा रहा है कि उसका फर्मा और दूसरी खातून का फर्मा एक ही है, अगर वो फर्मा डिफरेंट होगा तो शायद मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, मैं तुम्हारी वाली ले लूंगा। तो दिस वाज हाँ, ये रियली ऐसा ही था, बिल्कुल। ऐसा डायलॉग था जो कि मुझे सुन के काफी हैरानी हुई। हालांकि 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, आप 35 साल ही पहले जा रहे हैं। और हाँ। 1989 में अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि हमारे बॉर्डर के उस पार जो फिल्में बनती थी, एक डिफरेंट हम्म। किस्म की फिल्में आना शुरू हो गई थी। कयामत से कयामत तक 1989 में रिलीज हुई थी, अगर आपको हाँ याद हो तो। और हम जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिसंबर का महीना था, मैं जब ये अभी 90 के अखबार भी देख रहा हूँ, तो क्यामत से क्यामत तक वहां पे भी लगी हुई है उस वक्त भी। ठीक है ना। तो अब ये हमारी फिल्म का तरीका, डायलॉग्स, पिक्चराइजेशन और हर चीज और स्टोरी, स्टोरी वॉज वेरी कॉमन। देखें ये बहुत सारी अंग्रेजी हॉलीवुड की फिल्मों में भी ये स्टोरी है कि भाई दो ठग्स हैं, वो एक दूसरे को साथ में मिलके ठग कर रहे हैं और दूसरों को ये अपने ओन पे कर रहे हैं। तो ये केपर कॉमेडी का एक जानरा 1930s और 40s से हॉलीवुड में चला आ रहा है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर आपने शायद बॉलीवुड की फिल्मों में भी ये बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें आई हुई हैं। अगर आप उस जमाने की कुछ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ की फिल्में देख लें, ठीक है जी, कोई आमिर खान, सलमान खान की अंदाज अपना अपना जो इसके बाद आई थी, वो भी इसी जानरा में आप हाँ उसको ले सकते हैं। तो उसमें स्टोरी वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जिसका एक रीजन मुझे लगता है इन फिल्म के ना चलना वो इसके स्टोरी वाज वेरी रश्ड, वेरी जल्दबाजी। जस्ट, बिल्कुल। और मैं भी बिल्कुल, आपने सही कहा, दुरुस्त फरमाया कि स्टोरी एक तो बिल्कुल ही मतलब आपको नजर आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। कुछ जो पर्सनल अगर देखा जाए उनकी केमिस्ट्री के, जिसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, नदीम और जावेद शेख की, या डायरेक्शन की तरफ अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको पहले हाफ में कोई उसका बिल्टअप नजर आया, फिर दूसरे हाफ में कोई क्लाइमैक्स नजर आया? और जिस तरह कहते हैं कि 12, अगर वो 12 मसालों वाली जो फिल्म होती फार्मूला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहाँ पे फ्लॉज नजर आए या कहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नजर आई? मुझे तो बहुत ज्यादा फ्लॉज डायरेक्शन में नजर आए, क्योंकि मुझे अच्छा। ऐसा लगा कि हालांकि जावेद फाजिल साहब आप जानते होंगे, उन्होंने बड़ी बुलंदी और दहलीज और लाजवाल और इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं। बट इस फिल्म में आप देखें कि अगर इस फिल्म में डायरेक्टर नहीं होता और अगर आप उन दो कैरेक्टर्स नदीम और जावेद शेख साहब को आप कह देते आप इम्प्रोवाइज करके खुद बना लें ये फिल्म, क्योंकि स्टोरी तो थी नहीं। हम्म। ठीक है जी। तो ये वो, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जो आपको अभी कह रहा था ना कि बाद में एक्टिंग में आएंगे इनकी केमिस्ट्री पे, हाँ, तो चले उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ नदीम साहब थे, जिनकी तकरीबन तकरीबन जो आखिरी फिल्म है, आखिरी इन द सेंस, अनिल तो उन्होंने बड़ी लंबी खेली है एज ए हीरो, जो वो आखिरी आखिरी फिल्म है, उसके बाद फिर वो यंग टू ओल्ड में आ गए थे। तो उसमें नदीम साहब से ज्यादा एनर्जेटिक मेरे ख्याल में जावेद शेख नजर आए हैं। जावेद शेख साहब का उस वक्त सिक्का चलता भी था बहुत ज्यादा, वो कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ उन दो शख्सियात, इवन तीसरी बाबरा को भी अगर शामिल कर ले, इन तीन शख्सियात को मद्देनजर रख के सिर्फ फिल्म बनाई गई है, जिसके अंदर कोई ना स्टोरी के ऊपर तबाजमाई हुई है, ना कोई डायरेक्शन के अंदर कोई इनोवेशन है कि आप उसे कहें कि जनाब बड़ा कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कमाल नहीं था। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्टर्स फिल्म में ना भी होता और आप एक्टर्स को कह देते भाई ये आपने कहानी चलानी है इस तरह से, तो वो विदाउट डायरेक्शन ही कर लेते, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस नदीम साहब, ठीक है, एंड जावेद शेख और बाबरा शरीफ बहुत एक्सपीरियंस्ड आप देखें। तो उसमें अच्छा केमिस्ट्री की जो आपने बात की ना, मुझे जावेद शेख और नदीम साहब की केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं लगी। पोल्स अपार्ट, अच्छा। मुझे पोल्स अपार्ट लगे। क्योंकि वो एक, अच्छा। वो पेयरिंग मुझे जो है ना शायद उस जमाने में समझ आ जाती, इस जमाने में शायद नहीं समझ आ रही थी। क्योंकि
नदीम साहब की एक्टिंग तो मुझे बहुत ही वीक लगी, माजरत के साथ नदीम साहब को। हाँ, नदीम साहब का मैंने कहा ना, उसमें उन दिनों में उनकी एक जिद फिल्म आई थी, हम्म। वो 1991 में आई थी। ये फिल्में नदीम साहब को शायद मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल चले, इस किरदार में तो फिर चल गए। लेकिन ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनर्जी कंपैरेटिवली अगर आप फिजिकली भी देखें तो उसमें जावेद शेख साहब थोड़े से एनर्जेटिक ज्यादा नजर आए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जावेद शेख साहब को तो एज था नदीम साहब के ऊपर इस फिल्म के अंदर, डेफिनेटली, क्योंकि उनका अच्छा, उनका मैं तो। आबिद साहब आपसे बड़ी एक चीज मैं डिस्कस करता हूँ। आप क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, जब प्रोड्यूसर हैं तो आप डायरेक्शन को भी बड़े एहसन तरीके से समझते हैं। एक अच्छे प्रोड्यूसर की ये निशानी होती है कि वो डायरेक्शन को समझता है। यही वजह है कि आपने जो अपनी फिल्म बनाई थी वो बारीक फिल्म थी, बारीक फिल्म। उसके ऊपर हमने बात भी की थी। लेकिन अ, जावेद फाजल साहब, जो कि जिनका मैंने बताया कि दहलीज फिल्म ने डायमंड जुबली की, 100 हफ्ते चली। लाजवाल फिल्म भी बड़ी कामयाब फिल्म थी। बुलंदी फिल्म जो शान और रीमा की पहली फिल्म थी वो भी बहुत चली। उसके अलावा भी जावेद फाजल की बड़ी कामयाब फिल्में हैं, गोल्डन जुबली फिल्में भी हैं इनकी। लेकिन जावेद फाजल साहब कहते थे कि नजरीन, जरा सुनिएगा बात को, कि जावेद फाजल साहब कहते थे कि जब मेन कैरेक्टर कोई अदाकारी कर रहा होता है तो जो पीछे कैरेक्टर फ्रेम में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कैरेक्टर कोई भी पीछे, वो कोई पंटर है, गुंडे हैं, वो माँ बाप के रिश्तेदार है, कोई भी है जो फ्रेम के अंदर आ रहे हैं, तो मेरी नजरें उसके ऊपर उकाब की तरह जम जाती थी। मैं यहाँ पे फिर मैं आबिद मर्चेंट साहब से भी राय लेता हूँ। एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ, जिस पुलिस वाले का मुझे नाम नहीं आता, हुमायूं कुरैशी साहब उसको कहते हैं, ठीक 25 मिनट के बाद तुम खुद अपने हाथ से ताला खोल रहे होगे, और वो कहता है नहीं, जो ये जरा देखिएगा सीन जरा। कानून की कमजोरियों तक न पहुंच सके और ये डाकू, स्मगलर, चोर कानून की गिरफ्त से भाग न सके। तो आबिद मर्चेंट साहब, आपने भी सीन देखा ही। आप बताएं कि ये मतलब है, आप फिल्म की शुरुआत है, बिल्टअप है, और आप इस तरह की, या तो कोई होना कि बहुत ही थर्ड क्लास किस्म का कोई डायरेक्टर है जिसका जिसको पता है कि एक्स्ट्रा से और दूसरे किरदारों से किस तरह काम लेना है, तो ये क्यों करते थे इस तरह, क्या हुआ था ये? ये मुझे खुद समझ रहे हैं इस फिल्म के अंदर कि इसमें जितने भी कैरेक्टर रोल्स थे उनमें किसी की भी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, हुमायूं कुरैशी को देख लें आप। कैरेक्टर्स को भी छोड़ दें, आप जो है, जो बैकग्राउंड एक्टर्स थे, बिल्कुल एक्स्ट्रास थे, वो कैमरा में देख रहे हैं। अब आप देखें, जो एक सबसे एक बेसिक उसूल होता है फिल्म मेकिंग का, जब आप पिक्चराइजेशन कर रहे होते हैं फिल्म की, कि आप एक्स्ट्रास को कहते हैं कि वो कैमरा में ना देखें। अब नदीम मैं साहब। सर आपको इसी वजह से मैंने मिसाल दी है। ये वो जावेद फाजिल है, कहते थे कि मेरी नजर उकाब की तरह उसके ऊपर जम जाती है अब आप कि देखें, मेरी जहां फिल्म को तबाह कर देगी। नदीम साहब और जावेद शेख साहब रोड के ऊपर फाइट कर रहे हैं, पीछे जो एक्स्ट्रास खड़े किए उन्होंने, वो तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए खड़े में। बाकायदा आपको ये फील आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जमा हुए हैं फिल्म की शूटिंग देखने के लिए। तो मतलब अगर फ्लॉस की बात की जाए तो इसमें तो बेशुमार फ्लॉस थे। लेकिन अगर हम फ्लॉस को अब एक तरफ रखते हैं तो शायद 1990 के हिसाब से फिल्म ठीक थी, एक एवरेज फिल्म थी हाँ, कि मैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं, एक चीज मैं अपना जो आप बात कर रहे हैं मैं इससे बिल्कुल मुतफिक हूं। वो इस तरह से कि अब मैंने फिल्म देखी, शायद मैं उस वक्त मैच्योर नहीं था, या शायद जो भी था, लेकिन यह है कि सैनमे के ऊपर भी बड़ा लाफ्टर था। सैनमे के ऊपर लॉफ्टर बहुत था, हम भी हंसे थे। आज मैं, अब मैंने जब दोबारा देखी है, मुझे हंसी नहीं आई, और शायद इसकी ये भी वजह है कि जब आप अकेले फिल्म देख रहे होते हैं। लेकिन शायद अब हम फिल्म को जरा बेहतर तरीके से समझते भी हैं, या शायद उसके बाद हमारा टेस्ट जो कॉमेडी का है वो जरा ऊपर चला गया है। इसकी ये भी रीजन हो सकती है। तो कोई ना कोई रीजन होगी। उस वक्त के हिसाब से आप ठीक कह रहे हैं कि इन दोनों के जो डायलॉग थे, खासतौर पर जो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन था। अब अगर हम नाजरीन को यहाँ पे गाना दिखाएं, एक गाना था चुम चुम चुमारा चुमारा, और आगे से नदीम साहब कहते हैं ड्यूडारा ड्यूडा, यूं करके ना वो तप रहा होता है कि बिल्कुल। जावेद शेख उसकी हीरोइन को लेके उठ गया। थोड़ा सा गाना देखते हैं, फिर आप इस पे बात करें। छुटकारा, चुम्मा चुम्मा चमकारा चमकारा, ड्यूडारा ड्यूडारा ड्यूडा। तो अभी मर्चेंट साहब, इस गाने के अंदर नदीम साहब का रिएक्शन बड़ा, एक कॉन्टिन्यूसली वो चेयर पे बैठे हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं। एक दफा तो चेयर से उठ भी जाते हैं गुस्से में, आगे देखते हैं कि वो लेके चला गया। हालांकि वो टांग शांग, वो खैर कॉमेडी सीक्वेंस था एक। तो क्या कहिएगा इस हवाले से, और गाने के हवाले से भी बता दीजिएगा। मैनाज का या हुमैरा चंदा का गाना था खालबन ये। अच्छा सर, गाने बुरे नहीं थे, मैं बताऊं, अगर उस टाइम के हिसाब से भी देखें तो आज भी मैंने ये गाने सुने तो ठीक है, वो एंटरटेनिंग से गाने थे, मेलोडियस थे, लेकिन म्यूजिक में एक फ्लॉ था बहुत बड़ा।
बड़ा म्यूजिक अच्छा। चुराया, बड़ा चुराया हुआ म्यूजिक था सर। इसमें जेम्स बॉन्ड का थीम भी थी, थीम म्यूजिक भी था। अगर आप पूरी अच्छा। फिल्म के म्यूजिक स्कोर में देखें तो जेम्स जी बॉन्ड जी। की theme नजर आ रही है। बार बार एक अंग्रेजी गाना है, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग, वो बार बार आपको उसका म्यूजिक सुनाई दे रहा है। कम सितंबर फिल्म का म्यूजिक जो है, जो बड़ा मशहूर है, धुन है कम सितंबर फिल्म की, वो फिल्म के अच्छा। पहले गाने के अंदर 2 या 3 बार आ चुकी थी। ठीक है, तो बड़ा म्यूजिक अच्छा। चोरी किया हुआ म्यूजिक इस फिल्म के अंदर बीच में मिक्स किया गया, जिसमें के सुपर हिट कम सितंबर का जो थीम म्यूजिक है, जो हर एक की जबान पर उस जमाने में क्या आज भी है, या जेम्स बॉन्ड फिल्म की थीम जो हर वक्त आपके पास होती है, आपको पता है क्योंकि इतनी जेम्स बॉन्ड की फिल्में आई हैं। ठीक है, और रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग जो इतना इतना मशहूर गाना है, उसकी धुन आपने फिल्म के अंदर डाल दी। तो ये तो चले, उस वक्त इतना कॉपीराइट का शायद इशू नहीं था, और ये पाकिस्तानी फिल्में हमारी सिर्फ पाकिस्तान में रहकर ही खत्म हो जाती थी, तो इस पे हाँ कोई हाँ। कोई कोर्ट केस नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, वरना तो म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर तो बड़े इस पे केसेस हो जाते इस फिल्म के अंदर। अच्छा ठीक। और इसी तरह एक और ड्यूट गाना था जिसमें मुस्कुराने को जी चाहता है, जी। तेरे प्यार में गीत गाने को जी चाहता है। नाज़रीन देखिएगा जरा गाना, आपको हम थोड़ा रिफ्रेश भी करते हैं, साथ साथ क्लिप भी दिखाते हैं, देखिएगा जरा। मुस्कुराने को दिल चाहता है, दिल चाहता है। तो आबिद साहब, गानों का आपने जिक्र किया, एक गाना उस हवाले से आपके लिए भी एक किस्म की एक शायद मेरे ख्याल से खबर होगी। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, और नाजरीन के लिए भी। पहले तो आप जावेद शेख और नदीम का गाना जो शुरू में आता है, आज तू जाया हो जाएगा मुझसे बिल्कुल। भरी जवानी में, उसमें ए नैयर और अखलाक अहमद का वो गाना है, जरा सुनिएगा नाजरीन, फिर मैं आपको एक और चीज दिखाता आज तू जाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में। हूँ। तो नाज़रीन, इस गाने को हमने बड़ा एंजॉय किया था, कम से कम सैलमे के ऊपर, कि ये दो अपने जमाने के उस वक्त अपने पीक पे थे दोनों। नाज़रीन, स्क्रीन के ऊपर हमने ये गाना बड़ा एंजॉय किया था, और इसी गाने को 1995 में, ये फिल्म 1990 में आई, मैंने और मेरे भाई ने पिक्चराइज करवाया था। जरा मैं एक क्लिप उसका भी दिखाना चाहता हूँ। तुझे पहचान लिया तू, मेंढक है बरसातों का, सब ख्वाब तेरे जल जाएंगे, सब ख्वाब तेरे जल जाएंगे, वो तेरी लाश को कौवे खाएंगे। तो ये उस वक्त आप देख सकते हैं कि ए नैयर, अखलाक अहमद दोनों बड़े नाम थे, और ए नैयर की आवाज के अंदर जरा थोड़ी शोखीर चंचलपन ज्यादा था एज कम्पेयर टू अखलाक अहमद साहब, लेकिन वो बीमार भी थे जाहिर है। तो आबिद साहब, क्या वजह है कि इन दोनों ने, अदाकारों ने इतनी लंबी अनिक खेली, फिर उसके साथ साथ बाबरा शरीफ ने भी, तो कुछ तो नाजरीन इसको पसंद करते होंगे उस जमाने में, दोनों को, तीनों को। सर आई एम श्योर पसंद करते होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते उस जमाने में चली थी तो फिर पसंद नहीं किया गया ना। हाँ, फिल्म को पसंद नहीं किया, फिल्म को ये पसंद नहीं बात किया आपने गया, बिल्कुल। एक्टर्स को तो देखे ना। नदीम साहब आज भी किसी फिल्म में आएंगे, हालांकि अल्लाह उनको सेहत दे, वो दराज उम्र दे, 84 साल उनकी एज है, आज भी फिल्म में आएंगे तो लोग देखने जाएंगे, उनकी आज भी पुल है। ठीक है, बिल्कुल हमारे सही जमाने बात। के लोग तो आज भी जाएंगे नदीम साहब की फिल्म देखने, अगर वो किसी भी एक कैरेक्टर रोल में भी आते तो हम कहेंगे नहीं जी, हम तो देखने जाएंगे। ठीक है जी। तो हम्म। और बाबरा शरीफ ने 1970s से फिल्मों में काम करना शुरू किया था, और आप समझे कि ये तो बिल्कुल उनकी पीक दौर की फिल्म थी। इसके बाद ही उनका जी फिर बिल्कुल सही है। इनका जो डाउनफॉल बाबरा शरीफ का शुरू हुआ, तो इसके बाद ही शुरू हुआ। इस जमाने तक तो वो बहुत फिल्मों में आ चुकी थी। हाँ, तो आ, 1991-92 तक वो आई है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आई है सही कह फिल्मों रहे के हैं। अंदर, बिल्कुल रेगुलरली आई हैं। तो आई हम्म। थिंक कास्टिंग तो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, कास्टिंग के हिसाब से देखा जाए, बट उन कास्टिंग से काम निकलवाना जो डायरेक्टर का काम है, और बड़े डायरेक्टर है, लेकिन ये भी एक बात होती है, हर डायरेक्टर की हर फिल्म अच्छी नहीं होती है। कभी कुछ हाँ, ये चीजें बात ठीक है। प्रॉब्लमेटिक, तो हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं डायरेक्टर को। और ठीक है जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई जो कि एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की उन्होंने ट्राई की, और शायद उस जमाने में लोगों को एंटरटेन भी किया होगा इस फिल्म ने। लेकिन बिल्कुल ये फिल्म बिल्कुल फिल्म बिल्कुल। लेकिन ये फिल्म डेटेड हो गई है, आज के दौर में अगर दोबारा लगेगी तो ये आज के दौर में चल नहीं सकेगी। कुछ नहीं फिल्में चल ऐसी सकेगी। होती है ना, जैसे कि आप क्लासिक्स देख लें, क्लासिक इसीलिए कहते हैं कि वो आज के दौर में दोबारा भी लगी जाएगी तो लोग सिनेमा में हम्म। देखने जाएंगे। ये वो फिल्म नहीं है जो कि याद रखी जाए।
ये बात ठीक है। और ये भी मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि कुछ जॉनरा की फिल्में जो है, अब जिस तरह शोले है या पाकिस्तान की फिल्म आईना है, आप अभी जी, भी देखें आपको मजा आएगा। लेकिन आप उस जमाने की कोई एक्शन फिल्म देखेंगे या आप कॉमेडी फिल्म देखेंगे तो शायद आपको हंसी ना आए, क्योंकि चीजें बहुत आगे चली गई हैं। बहुत आगे चले गए, ये जोक्स आउटडेटेड हो गए। हाँ, जोक्स आउटडेटेड हो बिल्कुल। गए हैं, ह्यूमर चेंज हो गया है लोगों का। लोगों का बात करने का तरीका शायद, ये जो एक्टिंग 1990 में इन्होंने करवाई है, शायद ये एक्टिंग उस वक्त लोगों को सिनेमा के बड़े पर्दे पर अच्छी लगती होगी। इस तरह के जोक, इस तरह की अदाकारी, इस तरह के एक्सप्रेशंस। लेकिन आज के दौर में शायद ये, क्योंकि बड़ा इसमें आप समझ लें एक थिएट्रिकल स्टेज वाला स्टाइल का भी मिक्सचर था, एक जरा हाँ, लाउड टाइप का एक्सप्रेशंस थे। आज के दौर में जरा सा ज्यादा नेचुरल एक्टिंग पर आ गया है चीजें, सही, तो काफी फर्क है। बिल्कुल। बिल्कुल। और हम नाजरीन को एक वो बाबरा शरीफ और जावेद शेख और नदीम जो है, जहाँ पे चाइनीज बनते हैं, जी चों जी, चां जो खा रहे होते चाइनीज, हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो सीन जरा दिखाते हैं नाजरीन को। चुप जीना मापा थप्पड़ पोया चोया चोया चोला मापा चाहे आप पहले कैसे। अच्छा, आबिद मर्चद साहब, दो तीन जगह पे, जिस तरह एक जगह बाबरा शरीफ, नदीम साहब जो है वो मरीज बने हुए हैं, तो जावेद शेख डॉक्टर बन के आ जाते हैं और वो डंडा भी उठा लेते हैं। और एक बिल्कुल। जगह वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ बेटा। तो हाँ पीछे से बेटा, बाबरा कहती बेटा। बेटा तो कहता बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये इस तरह करके, तो इस तरह के कुछ डायलॉग के ऊपर जो है वो उनका बड़ा नेचुरल था, जी जी, तीनों का या कम से हाँ कम दोनों बिल्कुल था, बिल्कुल था, कुछ जगहों पे बिल्कुल था। बट का। हाँ, आई थिंक मुझे अगेन पहली वाली बात दोबारा करूंगा, रश्ड फिल्म लगी थी मुझे, कि जल्दबाजी में बनाई गई, जल्दबाजी में कंप्लीट की गई, स्पेशली एंड में जाकर जब वो उनको वो वीडियो कैसेट लेकर आ जाते हैं और वो वीडियो कैमरा लेकर फिल्में कर रहे हैं, वो मतलब वो क्या था जी। हाँ, अब वो, आप मुझे बताएं अच्छा, कि ये वैसे मैंने नोट किया है कि पाकिस्तानी फिल्म के अंदर ना एक सम टाइम पेट्रियोटिज्म वो जबरदस्ती घुसेड़ लिया जाता था। अभी भी हमने कौन सी फिल्म देखी थी, लव गुरु देखी थी या क्या, उस पेट्रियोटिज्म जो है ना, या खामोखा जीवन में थी, कौन सी जरूरत थी? नहीं होती है कि हर में आप पेट्रियोटिज्म डाल दे। बाबरा शरीफ के पेट्रियोटिक डायलॉग भी थे फिल्म में, अब आप देखें ना टुवर्ड्स द एंड आप हाँ, जाएं तो बाबरा हाँ, शरीफ कहती है मैं जो है वो अपने प्यार के ऊपर जो है वो मुल्क को तरजीह दूंगी, या इस तरह के डायलॉग। तो पेट्रियोटिज्म की हाँ, क्या जरूरत थी इसके अंदर, कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। बिल्डअप भी नहीं किया, देखिए ना अब अचानक से आपने डिस्क्लोज कर दिया कि जी वो बाबरा शरीफ का बाप नहीं है। आप पहले से दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। ठीक है ना, अचानक मतलब वही था कि इतना वो उसको अपने कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं किया हम्म। किसी भी अच्छा, कैरेक्टर के एक साथ। जगह, एक जगह पे मुझे थोड़े से, अगरचे मैं जावेद शेख को नंबर ज्यादा दिए हैं थोड़े से, लेकिन एक जगह पे मुझे बड़े ओवर लगे, जब वो अदीब के पास आके टेबल के ऊपर बैठते हैं, टिश्यू वहां पर नीचे गिर रहे हैं, सर वो वो मतलब बहुत ओवर ओवर नहीं था हो गया सर, था, कुछ लंबा हो गया था? बहुत ही लंबा हो गया था, बल्कि एक टेबल नहीं, दो टेबल, टेबल चेंज करके दो जाते टेबल हैं, पे, और दूसरे टेबल पर और जाते हैं तो बार बार कुर्सी वो से सॉरी गिरते कर हैं। रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, दूसरे टेबल पे कुर्सी से भी गिर जाते हैं, वो भी बड़ा हाँ, बहुत ही ओवर था। तो हाँ, अपना मतलब काफी चीजें जो है ना वो उसके अंदर थी। अब चले बनाई है उन्होंने फिल्म उस जमाने में, देखिए अब आप हमारे रिव्यू के बाद शायद लोग जाके यूट्यूब पे अवेलेबल है ये फिल्म, तो शायद इसको अभी कुछ व्यूज मिल जाएं और कमेंट्स में लोग हमें बता सकते हैं कि उनको लेकिन लेकिन जवेद शेख और नदीम साहब के फैन ने आपको छोड़ दो, आपको पहले बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल ना वो तो छोड़े कहते हैं मुझे, कि बस मैंने फिल्म यही देखिए है। भाई हर एक का अपना, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि भाई आपको फिल्म पसंद आई, बिल्कुल आपको अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी लगी, हर एक का अपना ओपिनियन है और हर एक के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहे, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है जी, मैं आज आज भी ये कहता हूँ कि करना भाई चाहिए, जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हमने हमने लव गुरु पे किया, आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया, मैंने आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया। तो ये तो एक ऐसे, बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है कि हर चीज हर बिल्कुल, एक को पसंद नहीं आएगी। नहीं आएंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो चले, वैसे थोड़ी सी ये भी कोशिश किया करेंगे कि हम जो पुरानी फिल्म का रिव्यू देंगे उसको थोड़ा सा ब्रैकेट उस दौर के हिसाब से भी करके उस देख लिया दौर, करेंगे मैं कि इसीलिए उस मैंने दौर के इतनी हिसाब से बार जिस कहा कि तरह का ना। उस दौर के हिसाब से हाँ, शायद ये अच्छी फिल्म होगी, उस दौर के हिसाब से, उस हाँ, दौर के हिसाब से ये जोक्स लोगों को समझ में आए होंगे। लेकिन आज के दौर में ये डेटेड हो चुकी है। आउटेड, बिल्कुल। आबिद मर्चेंट